हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को 5 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला क्या होता है। फ्रेंड्स, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को हम लोग कॉनिक सेक्शंस के अंदर जानते हैं पढ़ने के लिए, और स्ट्रेट लाइन और सर्कल को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, जिसमें इस पाँचों चैप्टर को जोड़ के हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इसको रखते हैं। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन तो आपको यहीं से आ गया। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो मेरे पास चैप्टर एक अलग था और अलजेब्रा भी हमारे पास एक चैप्टर अलग था, लेकिन जब ये दोनों साथ में मिलके काम करने लगेंगे, जब दोनों साथ में मिलके काम करने लगेंगे और मिलके काम करने को ही कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जब ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों मिल के काम करने लगा, दैट तो एक चैप्टर का नाम, एक सब्जेक्ट बन गया, एक मतलब यूनिट बन गया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइंस, सर्किल के बारे में पढ़ने लगे, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के बारे में पढ़ाई 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 करने लगे। तो जितना भी प्रॉपर्टीज है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, हियर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस ओनली। कोई भी प्रॉपर्टी जो है अलजेब्रिक इक्वेशंस का, उसको हम कोई भी प्रॉपर्टी जो है ज्योमेट्रिकल फिगर का, उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन की मदद से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी फिगर होगा हमारे पास, कोई भी कर्व होगा हमारे पास, गिवन होगा, उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। हमारे इस चैप्टर में एक ही काम है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी हमारे पास फिगर गिवन है, उसको ऑब्जर्व करें। उसको ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें, और कुछ प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करके हम उसके लिए एक इक्वेशंस बना दें, अलजेब्रिक इक्वेशन बना दें। और उस अलजेब्रिक इक्वेशन से उसी कर्व का और अलग अलग प्रॉपर्टी, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, जो कि हमको सिर्फ उसको देख के नहीं समझ पा रहे थे, उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक। तो कभी भी जब भी कोई काम होता है, कोई भी जब मिल के काम करते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, जो मिल अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिल के काम कर पाएगा, उस सिस्टम को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। फॉर दिस कोऑर्डिनेशन वी रिक्वायर अ सिस्टम विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत सारा एग्जाम्पल है। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम, पोलर सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम या ऑब्लिक सिस्टम। फ्रेंड्स, हमारे सिलेबस में रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम पढ़ना है हम लोग, तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो देखिए। जो हम लोग 10th क्लास से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारे पास एक वाई एक्सिस होता है, और ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। इसका उल्टा ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। ये तो हम लोग 10th क्लास से जानते हैं। और ये हमारा हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, इस किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे, उस जैसे एक पॉइंट हम लोग यहाँ कंसीडर किए, पॉइंट पी, और इस पॉइंट को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और उसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए वाई एक्सिस पे, तो जितना इंटरसेप्ट कटेगा, इंटरसेप्ट कटने का मतलब कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितना पार्ट ले रहा है, वाई एक्सिस का कितना पार्ट ले रहा है, तो जितना इंटरसेप्ट किया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कितना चला, एक्स एक्सिस पे कितना चला, ये कुछ यूनिट चला होगा यहाँ पे, तो इसको एक्स यूनिट बोल देते हैं। ये एक्स यूनिट चला, और इधर से इधर कितना चला, ये वाई यूनिट चला। ठीक है। तो पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं। तो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा। जब एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट। जब x एंड y आर इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग z बोलते हैं ना, z सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। x एंड y आर इंटीजर्स, देन पॉइंट को हम लोग pt पॉइंट से लिख देंगे। पॉइंट p इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, पॉइंट p इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y जो है वो सिर्फ इंटीजर है,
तो उस पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया, ठीक। अब जो एक्स पे चलता है ना, एक्स पे जो चलता है उसको हम लोग बोलते हैं, इस एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स को बोलते हैं एब्सिसा, और वाई को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये भी हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे नोट करते हुए चलेंगे। एक्स जहाँ चले उसको एब्सिसा बोलेंगे, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। पहले हम लोग एब्सिसा को लिखते हैं, फिर हम लोग ऑर्डिनेट को लिखते हैं। पहले एब्सिसा को लिखते हैं, फिर ऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो ये जो सिस्टम, और इसको हम लोग ओरिजिन ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे इसको एक्स डैश बोल दीजिए, इसको वाई डैश बोल दीजिए। यहाँ पे एक्स डैश ओ और एक्स एक लाइन है, वाई ओ और वाई डैश एक लाइन है, और ये दोनों लाइन 90 डिग्री पे यहाँ पे मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों 90 डिग्री पे मिल रहा है, इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। 90 डिग्री के प्रॉपर्टी को, जब भी कोई दो लाइन 90 डिग्री पे मिलता है तो वहाँ पे उस चीज़ का नाम ऑर्थोगोनल हो जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग एक और नाम से नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनलिटी जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको ऑर्थोगोनल से रिलेट करने के लिए, ठीक। तो जब भी कोई दो चीज़, जब भी कोई दो लाइन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल लाइंस बोलते हैं। उसीलिए इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम भी बोला जा सकता है, ठीक। जब भी कोई दो कर्व मान के चलिए, कोई कर्व है, जैसे ये कर्व है, ठीक, और कोई दूसरा कर्व है सपोज, ठीक है। जैसे एक ये कर्व है, इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना तो जानते हैं ना, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब दूसरा कोई ऐसा कर्व है, जैसे पहले मैं टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेता, तो ये कोई टेंजेंट था, और दूसरा कर्व है एक ये। तो एक कर्व है हमारे पास 1 और एक कर्व हमारे पास 2 है, दो कर्व है। अब दोनों कर्व का टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर कोई कर्वेचर है, कोई लाइन नहीं है, लेकिन अगर कोई कर्वेचर भी ऐसा है, कोई कर्व भी ऐसा है जिसका टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है, तो इस दोनों कर्व को ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलेंगे। यानी कि एक चीज माइंड में बैठा लेंगे कि ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलरिटी, कि दो लाइंस के बीच में, दो कर्व के बीच में कहीं भी 90 डिग्री हम लोग देखेंगे। वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर के बीच में हम लोग देखते हैं 90 डिग्री, तो उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऑर्थोगोनलिटी को माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 10th क्लास में हम लोग ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला सब चीज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम क्योंकि एक बेस बना रहे हैं तो अपना टॉपिक को काहे छोड़ दें। तो हम लोग सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा वो हमारा हो जाएगा, अब यहाँ से आप लोग मेंशन कर लेंगे कॉपी में। अभी तक का कोई चीज़ नहीं भी मेंशन किए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तक का चीज़ माइंड में बैठा लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं एक फार्मूला के मदद से, जिसका कि नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला। अभी अभी मैंने बनाया है कि एक्स वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। अच्छा, इस चैप्टर में अलजेब्रा का कोऑर्डिनेशन तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में आपके माइंड का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा मेरे समझ से इमेजिनेशन पे भी आधारित है, ठीक है। अगर आपका इमेजिनेशन पावर, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अच्छा कोऑर्डिनेट का मतलब मैथ के टर्म में उस पॉइंट का एब्सिस और ऑर्डिनेट होता है, ठीक है, तो उसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अगर कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी कि उसका एक्स और वाई आपको गिवन है, तो आपके माइंड में वो पॉइंट बन जाना चाहिए इस सिस्टम पे। जैसे मैं बोलता हूँ 0 0, तो 0 0 क्या होता है, ये ओरिजिन होता है 0 0, इसका कोऑर्डिनेट होता है ये ओ हो, बड़ा सा ओ लिख देता हूँ ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ठीक। अगर मैं बोल दूँ 1 1, तो 1 इधर 1 इधर, तो यहाँ पे कहीं 1 1 होगा, 2 2 यहाँ पे होगा। तो इस तरह से इमेज बनना चाहिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है, ठीक। तो हम एक कोई भी एक लाइन मान लेते हैं, कोई भी एक पी क्यू लाइन हम मान लिए कि ये पी क्यू लाइन था, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तो लिखना हमको आ गया है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। यहाँ चला कितना, इसको हम मान लेते हैं कि ये x1 चला होगा, क्योंकि दो पॉइंट है तो 1 2 आप दे दीजिए सब्सक्रिप्ट इसको, और ये कितना चला होगा y1 चला होगा।
इसी तरह से दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और एक परपेंडिकुलर इसको हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए। तो क्यू का पॉइंट क्या हो जाएगा, अच्छा जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग ओरिजिन से ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस हो गया x2, और यहाँ से x एक्सिस से ओरिजिन कितना डिस्टेंस हो गया, ऑर्डिनेट हमारा y2, ये हमारा y2 हो गया। ठीक, अब अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूँ इसके x एक्सिस के पैरेलल में, यानी कि पैरेलल करने का मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में पी क्यू और यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे, पी क्यू आर में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ और पी क्यू को निकाल लूँ तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताएंगे, अंडर रूट ऑफ, अब क्योंकि डिस्टेंस है तो कभी निगेटिव नहीं होगा तो इसलिए मोड हम लोग लगा लेते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर क्या है दोस्तों, देखिए ये टोटल है x2 और ये है x1, तो पी आर है x2 माइनस x1, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, पी आर के जगह पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है y2 माइनस ये था y1, इतना डिस्टेंस क्या बचा y2 माइनस y1, ये है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, ये हमारे पास ये ब्रैकेट के ओवरऑल स्क्वायर है ऊपर में। ठीक, तो अगर मैं -2 का स्क्वायर आपसे पूछूं तो भी आप बताते हैं 4 और 2 का स्क्वायर पूछो तो भी आप बताते हैं 4, यानी कि जब स्क्वायर लग ही रहा है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्योंकि हम यहाँ पे दो चीज़ को माइनस में कर रहे हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब्सट्रैक्ट होकर -2 आ रहा है या 2 आ रहा है, 4 आ रहा है या -4 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे तो हम लोग डायग्राम बनाए, इतना सोचे कि x2 बड़ा था x1 छोटा था इसलिए x2 माइनस x1 किए, y2 बड़ा था y1 छोटा था इसलिए y2 माइनस y1 किए। यहाँ पे सोचे और फिर हम लोग डायग्राम बनाए। जब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा हम लोग खटाक से किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लेंगे। ठीक, किसी को y2 किसी को y1, क्योंकि x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो आएगा वही इक्वल होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर के। यानी कि इसको हम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बेसिकली आराम से लिख सकते हैं कि दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। x वाले में x का डिफरेंस, y वाले से y का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और उसका रूट चढ़ा देंगे। ठीक, अब देखिए ये तो जनरल हो गया। अब इस पॉइंट P को खींच के ले आते हैं हम ओरिजिन पे। इस पॉइंट P को जब ओरिजिन पे लाएंगे इसको लिखते हैं P टेंड्स टू O। जब P आ गया O पर, P जैसे O पर आया, P जब O पे आएगा तो क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट था x1 और y1, P का कोऑर्डिनेट क्या था x1, x वाला लिखे x1 और कॉमा लिखे y1, तो P का कोऑर्डिनेट था x1 y1 और O पे जब आएगा तो x का तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x1 बराबर 0 और y1 बराबर 0। तब फिर हम लोग, अब P तो बन चुका है O, तो हमारा OQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OQ का डिस्टेंस बताएं, इसी फार्मूला में पुट कर दे, x1 के जगह पे 0 तो माइनस x2 का स्क्वायर, वो तो x2 का स्क्वायर ही रहेगा, और y1 भी 0 तो y1 0 तो y2 भी 0, तो कोई भी x1 और x2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे फार्मूला से x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, यानी कि ओरिजिन से अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सिंपली जिस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए था, Q का डिस्टेंस चाहिए था, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, तो O से Q का डिस्टेंस चाहिए था, सिंपली क्या किए कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर कर लिए। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करा के इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश नहीं, ये सब 10th क्लास में इतना आप किए हैं। ठीक, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। बेसिकली अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा उसमें। ठीक, हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है, PQR एक ट्रायंगल है, इसमें आप प्रूफ करिए, प्रूव दैट क्या प्रूफ करिएगा,
PQ² प्लस PR² PQ² प्लस PR² इज इक्वल टू 2 टाइम्स OQ² प्लस 2 टाइम्स OQ² प्लस OP²। ये आपको प्रूफ करना है। अब सोचेंगे कि कैसे प्रूफ होगा, भाई कुछ गिवन तो होगा। गिवन है हमारे पास, गिवन दैट O क्या है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। O जो है हमारा QR मिड पॉइंट है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि हमारा इमेजिनेशन थोड़ा सा होना चाहिए। एक ट्रायंगल बनाना है PQR, तो कहीं P कहीं Q कहीं R लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ गिवन है कि गिवन दैट O इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। अब क्योंकि कि O जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस ओरिजिन O को ही, क्योंकि O नाम भी दिया गया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन में O लिखा है ओरिजिन के लिए, क्वेश्चन तो O अपना एक जनरल बात कह रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिन को ही अगर मिड पॉइंट मान लेते हैं तो जितना यूनिट इधर चलेंगे उतना ही यूनिट इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। और होता भी है यही बात, ओरिजिन के उधर जितना उतना ही इधर होता है। तो हम लोग एक Q मान लेते हैं यहाँ पे और एक R मान लेते हैं यहाँ पे, ताकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए, O मिड पॉइंट पे हो जाए। लेकिन P के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास P के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं कि हम लोग इस P को इस लाइन पे नहीं मानेंगे, ठीक। क्योंकि इस लाइन पे मानेंगे तो जनरलाइज हो जाएगा, और जनरलाइज तो हमको करना नहीं है, क्योंकि P पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस P पॉइंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, या तो यहाँ मान ले यहाँ मान ले, तो कहीं भी हम लोग इस P पॉइंट को मान लेते हैं। पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लिए P। अब अपने मन से हम लोग कोऑर्डिनेट देना शुरू करते हैं। P का कोऑर्डिनेट हम लोग मान के चलिए कि गिवन कर देते हैं कुछ भी, क्या कर दें हम लोग, कर देते हैं H, K कर दीजिए, अल्फा कॉमा बीटा कर दीजिए, X, Y कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। और R का कोऑर्डिनेट, R पे देखिए, R पॉइंट X एक्सिस पे है, तो जब पॉइंट ही X एक्सिस पे है तो उस पर Y का वैल्यू क्या, 0। कोई भी पॉइंट अगर X एक्सिस पे है तो उसका Y का वैल्यू 0, और X का वैल्यू हम यहाँ से मान लेते हैं ये X पे था, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया X, 0। अब यही X पीछे आया है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -X, 0। इस सवाल को आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया, -X और +X किया यहाँ पर, ठीक, और H और K किया। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ करना है, तो हम लोग LHS लेते हैं। अभी मैं डिस्टेंस फार्मूला से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको PQ² प्लस PR²। बताइए PQ² यानी कि डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये जीरो आसान रहेगा। अब मैंने क्या बताया था कि सोचना नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, सिंपली एक x के साथ सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर करिए, y का y के साथ, तो x वाला टर्म यहाँ पे h है, तो h माइनस करते और माइनस के साथ -x ही है, तो वो बन जाता +x, तो h प्लस x² बनता। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है LHS, क्या हमारे पास जो LHS है वो PQ का स्क्वायर है प्लस PR का स्क्वायर। अब क्योंकि हम तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे PQ का, लेकिन अब वो आया था रूट अंडर समथिंग, अब PQ² है तो रूट खत्म हो जाएगा, इसलिए PQ² का वैल्यू क्या हो जाएगा बताएं, H माइनस एक्स, तो H प्लस एक्स बन जाएगा, H प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस K माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि सिंपली K²। अब PR का स्क्वायर चाहिए, तो PR का क्या हो जाएगा, H माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस H माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस K माइनस जीरो, यानी कि सिंपली हम यहाँ पे K² कर देते हैं। देखिए K² यहाँ भी, K² यहाँ भी, 2K² हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे H प्लस एक्स का स्क्वायर, यही तो अलजेब्रा है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार जब A प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो A² प्लस B² प्लस 2AB आएगा,
और एक बार जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो यहाँ बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर यहाँ भी बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर, और के स्क्वायर साथ में था ही, तो हम लोग साथ में डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिए, हमारे पास आया ए स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पे आया कि एक्स स्क्वायर, हाँ, और के की जगह पे आया के स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन मिल के आ गया 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये 2 यहाँ पे दिख रहा है, अभी वो अंदर का चीज भी दिखेगा। RHS हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। देखिए ओरिजिन ओ को मानने से फायदा मिला, आप मिड पॉइंट किसी भी चीज को मान सकते थे, लेकिन ओरिजिन मानने से क्या होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ओरिजिन वाले डिस्टेंस से तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं ना, ओ क्यू का स्क्वायर निकालना है, ओ क्यू सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए, ओरिजिन से तो मतलब नहीं है, सिंपली इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई वाला टर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स था माइनस एक्स या प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा ओ पी स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट इसका स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फॉर्मूला में अंडर रूट था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है तो अंडर रूट हट चुका है, तो ये हो गया ये। अब देखें ऑब्जर्वेशन करें, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन 1 जो है वो इक्वेशन 2 के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए इस क्वेश्चन की मदद से कि किसी भी गिवन क्वेश्चन को सोचना कैसे है। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो अब मिड ही पॉइंट तो देना है ना, तो बराबर बराबर मान लेता है, किसी को भी मान लेगा, जैसे इस ओरिजिन को उठा के यहाँ रख देता, फिर यहाँ से इधर बराबर और इधर बराबर लेता, उससे भी बन जाएगा, उससे भी क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ओरिजिन को मिड पॉइंट मानने में क्या दिक्कत है, क्वेश्चन आसान बन गया ना, एक लाइन में खत्म हो गया। तो ये एक चीज़ हुआ कि सोचना कैसे है, डायग्राम का फॉर्म कैसे देना है, कोऑर्डिनेट कैसे प्रोवाइड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाया, ठीक, और सेंटर वाला फार्मूला भी लग गया। इस क्वेश्चन में मैंने अभी जो दोनों फार्मूला बताया दोनों के यूज की एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग कुछ टर्म्स जानेंगे, ऑर्थो सेंटर, इनकम इन सेंटर वगैरह, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। क्वेश्चन ही तो लगाना है, मैथ्स का मतलब ही होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, थैंक यू।